हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने आ रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक, तो इस चैप्टर में हम सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा मोशन डिस्कस करते हैं जो कि सर्कुलर पाथ पे हो रहा है। ठीक, अब सर्कुलर मोशन हम किस तरह से कहते हैं, जैसे अगर एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है तो कोई पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा हो कि यहाँ से इस पार्टिकल से इस पॉइंट से उस पार्टिकल की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो एक सर्कल अगर आप बना देंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अगर एक आप सर्कल बना देंगे तो आपको पता है हर तरफ की दूरी बराबर हो जाएगी। ये भी अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो हर पॉइंट पे सर्कल की जो पॉइंट सेंटर है उससे पार्टिकल की दूरी बराबर होगी। तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक, व्हेन इसको डिफिनेशन पढ़िए। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन की बात कह देंगे। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली है कि सर्कुलर मोशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक, ये चीज़ अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। ठीक, जो सर्कुलर मोशन के पढ़ाई में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन के मोशन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक ठीक, तो अब पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बात अच्छे से समझाऊंगा। तो ये हो गई डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है और ये पॉइंट है, तो रेडियस आर, ये जो आर है ये रेडियस वेक्टर हम बोल देंगे इसको, या सिंपली रेडियस बोल देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन है। अब एक चीज़ और, अगर पार्टिकल मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये पार्टिकल इस तरफ को मूव कर रहा है। ठीक, ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पे टेंजेंट बना के दी जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे एक टेंजेंट बना देंगे ऐसे। ठीक, और फिर जिधर को मूव कर रहा है उधर को एरो लगा देंगे, तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। आप इसको वी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरह से वेलोसिटी आपको शो करेगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल इस जगह पे है, यहाँ लीजिए इस जगह पे, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बना दीजिए, फिर जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उधर को एरो लगा दीजिए, वेलोसिटी ये यहाँ पे दूसरी हो जाएगी। ठीक, तो लगातार वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ को है, अगर हल्का सा भी हम आगे बढ़े, मान लीजिए इस पॉइंट पे है तो डायरेक्शन देखिए इस तरफ को होगी। ठीक, तो लगातार डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती रहती है। अब ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, मतलब जिस फिक्स पॉइंट के, ये दिखा है, जिस फिक्स पॉइंट के अराउंड पार्टिकल घूमता है उसको हम सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर कह देते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक, ऑल्सो आर इज परपेंडिकुलर टू वी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि जो यहाँ पे रेडियस होता है ये हमेशा वी के परपेंडिकुलर होता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया सेंटर और यहाँ से ये हो गया रेडियस। ठीक, अब यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी आप इस तरह से टेंजेंट बनाएंगे। ठीक, ये हो गया टेंजेंट, तो वेलोसिटी इस तरह से होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरह से। तो आप देख रहे हैं रेडियस और वेलोसिटी में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, ऐसे ही कहीं पे भी अगर पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ को हो जाएगी। ठीक, और रेडियस आप जैसे यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल। ठीक, तो यही चीज़ बताया गया है कि ऑल्सो आर इज परपेंडिकुलर टू वी, रेडियस वेक्टर जो होता है वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। फिर अगली चीज बताई गई है, सर्कुलर मोशन इज 2D मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है ये 2D मोशन है, यानी 2 डायमेंशनल है, क्योंकि एक सर्कल बनाने के लिए आपको कम से कम 2 डायमेंशन चाहिए। जैसे ये सर्कल आपने बनाया है तो ये y हो गया, ये हो गया x, तो 2 डायमेंशन यूज करनी पड़ती है। ठीक, तो सर्कुलर मोशन इज अ 2D मोशन। अब एज डायरेक्शन ऑफ v चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा चेंज हो रहा है, लगातार किसी भी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक वेक्टर में क्या चीज़ होता है, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। ठीक, दो ही चीज़ होती है। तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दो में से कोई भी एक चीज़ बदलेगी तो वेक्टर बदलेगा। ठीक, कोई भी चीज़, चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन। यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे तो डायरेक्शन लगातार तभी भी बदल रही ना। वेलोसिटी पहले इधर थी, फिर इधर हुई, फिर इधर हो गई, तो वेक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, तो मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो वेलोसिटी और लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक, तो एज डायरेक्शन ऑफ वी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक, अब इसके बारे में काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब काइनेमेटिक्स में हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो एक तरह का एनालॉगी कर लेंगे लीनियर मोशन से। जैसे अगर आप मोशन इन 1D पढ़ रहे थे या मोशन इन 2D पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस। ठीक,
इसके पहले आपने पढ़ा था पोजीशन, पोजीशन पढ़ा था, फिर डिस्टेंस पढ़ा था, इसी को आपने डिस्प्लेसमेंट बोला था, या फिर मतलब अलग अलग होते हैं दोनों, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने दोनों पढ़ा था। इसके अलावा आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, ठीक, 1D मोशन में। वेलोसिटी के फिर एक्सेलरेशन पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ी थी। तो जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, आपने ये चीज़ें जो पढ़ी थी 1D मोशन में पढ़ी थी। अब हम जब सर्कुलर पढ़ रहे हैं, सर्कुलर, तो सारी चीज़ें हम चेंज कर देंगे। पोजीशन को हम कह देंगे एंगुलर पोजीशन, ठीक, पोजीशन को हम एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मतलब आगे एंगुलर लगाना है। वेलोसिटी को बोल देंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो आप देख रहे हैं बस 1D से सर्कुलर में क्या अंतर है, पोजीशन को एंगुलर पोजीशन, डिस्टेंस को एंगुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एनालॉगी है, जैसे आप वहाँ था वैसे ही यहाँ पे बस कुछ चीज़ें नाम चेंज हुई हैं, ठीक है। अब देखते हैं एंगुलर पोजीशन। सबसे पहले ए, एंगुलर पोजीशन, द एंगल थीटा बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड रेफरेंस लाइन इज एंगुलर पोजीशन। जो ये हमने एक्सिस बना रखी है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को हमने यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है, मतलब इसी के रेफरेंस में हम नापेंगे पोजीशन को, ठीक। आपको वाई को भी ले सकते थे, एक्स को भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे एक्स को रखा है। तो मान लीजिए पार्टिकल इस जगह पे है, अगर पार्टिकल इस जगह पे है तो यहाँ से लेके आप यहाँ लाइन खींच दीजिए, और ये जो एंगल बना है ये थीटा एंगल, इसी को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन, ठीक। तो थीटा से एंगुलर पोजीशन को डिनोट करते हैं हम। अब दूसरे नंबर पे आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे जनरली, कभी कभी सिंपल थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। यही अब पोजीशन है, मान लीजिए ये इस जगह पे है, तो ये अब मान लीजिए दूसरा एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, और ये है हमारी रेफरेंस लाइन, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। तो पहले यहाँ पे था पार्टिकल, ठीक, ये पार्टिकल ये वाला हमने यहाँ पे बनाया था मान लीजिए, और थीटा एंगल था, ठीक। तो थीटा हमारा एंगुलर पोजीशन था। अब ये थीटा मान लीजिए चेंज हो गया, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो अब थीटा ये इतना हो गया, ठीक है। और मान लीजिए इसको हम थीटा 1 बोलते हैं, इसको थीटा 2 बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, फाइनल क्या हो गया थीटा 2 और इनिशियल क्या हो गया थीटा 1, ठीक। तो यही होता है एंगुलर मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। पहला, डेल्टा थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। चेंज इन किसी भी चीज़ के अंदर जो चेंज होता है वो किसी के रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। जैसे अगर हम ये वाला जो है ये इस वाली रेफरेंस लाइन पे बनाते हैं तो भी थीटा 2 माइनस थीटा 1 जितना यहाँ पे आ रहा है उतना इस वाली रेफरेंस लाइन से भी आता, ठीक। तो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करता है डेल्टा थीटा, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनिट जो होती है इसकी रेडियन होती है, एंगल है, एंगल की यूनिट रेडियन है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एंगल, कोई जैसे अगर हम यहाँ पे एक गोला बनाएं, ठीक, तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ शुरू कर रहे हैं और इस पूरे गोले को घूम के फिर यहाँ पे वापस आ गए, तो हम टोटल डेल्टा थीटा जो हमारा होगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जितना हम चले होंगे वो होगा 2 पाई के बराबर, ठीक। और एक राउंड में 2 पाई डिस्टेंस हम चलते हैं, मतलब ये चीज़ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक राउंड में 2 पाई होता है, और इसी को हम 360 डिग्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक पूरा राउंड घूम लिए तो 360 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो इसीलिए 360। तो मतलब एक राउंड में, यानी एक रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन मतलब एक राउंड, एक बार आप यहाँ से चले वापस यहीं पे आ गए, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल आप कवर करते हैं, या कह लीजिए 360 डिग्री का एंगल कवर करते हैं आप, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा, इसको याद रखिएगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होता है, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, क्योंकि रेडियन जो होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने लायक। इन्फाइनिटली स्मॉल, यानी वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो वेक्टर होता है, ठीक। जैसे अच्छा, इसको आगे पढ़ते पहले। हाउएवर फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो लार्ज होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, लेकिन ये वेक्टर का एक रूल नहीं फॉलो करता है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि, एक सेकंड में बताता हूँ,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है ए प्लस बी वेक्टर जो होता है वो बराबर होना चाहिए बी प्लस ए वेक्टर के, ठीक। लेकिन ये जो रूल है, ये वेक्टर का रूल जो है, ये बड़े एंगल शो नहीं करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर वेक्टर ले ले बड़े एंगल में, फाइनाइट एंगल में, तो ये वेक्टर नहीं शो नहीं करता, इसी वजह से इसको वेक्टर नहीं मानेंगे, ठीक। क्योंकि अगर जैसे हम डी लिखते हैं, जब डी थीटा 1 लिखते हैं तो मतलब बहुत छोटा, तो डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2, ये तो डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 कह दे तो ये थीटा 2 प्लस थीटा 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपको समझनी चाहिए, जहाँ पे डी लगता है वहाँ बहुत छोटा मतलब माना जाता है, ठीक। डिफरेंशियल दिया जाता है डिफरेंशियल में, तो डिफरेंशियल में अगर देखें तो ये वेक्टर रूल को फॉलो कर रहा है, ये इक्वल टू है, ठीक, मतलब दोनों इक्वल है। लेकिन अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ देखिए इक्वल नहीं है दोनों, तो अगर बड़ी लार्ज क्वांटिटी है तो हम उसको वेक्टर नहीं मानेंगे, नॉट वेक्टर, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि ये कहीं पूछा नहीं जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल, और इसीलिए हम इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब इसको आप समझिए, फिर से बताता हूँ। जैसे डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम चले, मतलब पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे, तो पूछा जाएगा डायरेक्शन, तो आप अपना राइट हैंड लेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे गोले पे ऐसे रखेंगे, और जहाँ से शुरू किया, मतलब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और जिधर को गए हैं उधर को फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक। यहाँ शुरू किया, ऐसे रख के फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, और जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको मतलब उसकी देगी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ऐसे करके यूँ करेंगे तो जो अंगूठी की डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अब देख रहे हैं, जब मैं यहाँ से ऐसे रख रहा हूँ और फिर ऐसे उंगलियाँ कर्ल कर रहा हूँ तो अंगूठी की डायरेक्शन ऊपर आ रही है एकदम सीधी। तो ये जो एक्सिस है इसका, ये सर्कल का एक्सिस है ना, अगर इसको 3D बनाए सर्कल को, तो ये सर्कल का एक्सिस है ये, ठीक, ये एक्सिस है सर्कल का। आप यहाँ थे पहले, फिर यहाँ गए थे, ठीक, यहाँ से यहाँ गए थे, तो आप ऐसे करके यूँ घुमाएंगे तो सर्कल का जो एक्सिस है इसी के अलोंग आपकी डायरेक्शन आएगी, ठीक। यानी या फिर ऊपर की ओर इधर ही आएगी, इधर ऊपर की ओर, या फिर इधर ही नीचे की ओर आएगी, लेकिन इस लाइन के अलोंग ही डायरेक्शन आएगी, और इसीलिए इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग, एक्सियल, एक्सिस से वर्ड आया है एक्सियल, ठीक। तो एक्सियल वेक्टर इसीलिए है क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक, सर्कल का जो एक्सिस है उसके अलोंग, ठीक। तो ये देखिए डायरेक्शन बाई राइट हैंड थंब रूल, आप राइट हैंड लीजिएगा, एक साइड से दूसरे साइड को घुमाइएगा, जिधर थंब पॉइंट करेगा वही होगा डायरेक्शन, ठीक। या फिर इस तरह, या फिर इस तरह, ठीक, या फिर इस तरह। तो मतलब दो ही डायरेक्शन होती है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन किधर, एक्सिस के अलोंग होगी हमेशा, तो इसीलिए एक्सियल वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये हो गया सारी चीज़ें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला पैरामीटर। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं इसके बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर एन रेवोल्यूशन, अगर कोई पहिया है या कोई आपके मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है वो एन रेवोल्यूशन उसने मतलब किया, यानी 10 चक्कर या 20 चक्कर, एन चक्कर मारे उसने, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने निकालने फॉर्मूला बताया थीटा इक्वल टू 2πn, ठीक। तो बहुत आसान है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर एन रेवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 2πn के बराबर होता है, ठीक। फिर टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसी को हम टाइम पीरियड बोल देते हैं, ठीक। फिर है फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से कहीं कहीं डिनोट किया जाता है, लेकिन स्मॉल एफ ज़्यादा ठीक है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में हुआ। मान लीजिए आपका जो मोटरसाइकिल का पहिया है वो 10 रेवोल्यूशन बनाता है एक सेकंड में, मतलब 10 चक्कर काटता है एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम, 1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक, ये होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी, जनरली यूनिट लिया जाता है आरपीएम, ठीक, यानी रेट पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक। तो ये यूनिट होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब दूसरी पैरामीटर आता है एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होने का जो रेट होता है उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। मतलब जो थीटा था यहाँ पे हमारा, ये थीटा जो है किस रेट से चेंज होगा उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब एनालॉजी जो थी हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को हम वेलोसिटी कहते थे। ठीक, वेलोसिटी। वैसे ही यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा अपॉन टाइम, इसी को हम ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पे पहले डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते थे, अब डिस्प्लेसमेंट को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा तो थीटा लिख दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक, ओमेगा क्या चीज़ है? एंगुलर वेलोसिटी। ये है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे थोड़ा आसान लगेगा, इस वजह से कंपेयर करा दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज जो होता है वही वेलोसिटी होता है। अब इसमें दो होती हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एवरेज लिखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ साथ में जितना टोटल टाइम हुआ वही लिख देंगे हम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? किसी इंस्टेंट पे यानी किसी क्षण पे क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, उसको दिखाता है। तो हम इस फॉर्मूले में लिमिट ले लेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो था इसमें लिमिट ले लेंगे कि जो डेल्टा टी है वो लगभग जीरो हो रहा है। इसको कहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, TEND, टेंड मतलब पहुंचना, लगभग जीरो पहुंच रहा है। तो अगर डेल्टा टी को जीरो पहुंचाएंगे तो लगभग ये DT बन जाएगा। डी को डेल कहते हैं, डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये बहुत छोटी यूनिट आएगी। ठीक, DT बहुत छोटा होगा, DT और डी थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो हमने बड़ा से लेके काफ़ी छोटा बना दिया, तो छोटे टाइम का क्या होगा? इंस्टेंटेनियस, यानी एक क्षण का। तो ये होता है दोनों में अंतर। तो ये डिफरेंशियल से फॉर्म में सम किया, यानी डिफरेंशिएशन आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मैथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो यही है कि ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व होता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। जैसे यूनिट जो होती है रेडियन पर सेकंड होती है। फिर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे, और ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, यानी इसका भी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। हम ऐसे रखेंगे, इस टाइप से करेंगे, एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। ठीक है, तो ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। अब एक चीज़ यहाँ दिख रही है, V परपेंडिकुलर टू ओमेगा परपेंडिकुलर टू R। ये चीज़ हम थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आती। ठीक, तो लिखा हुआ है V परपेंडिकुलर टू ओमेगा परपेंडिकुलर टू R। तो अगर एक सर्कल आप बनाएंगे, ठीक, ये हो गया सर्कल का सेंटर, ये हो गया रेडियस। ठीक, अच्छा एक्चुअली 3D बनाया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये है सर्कल, ये है सेंटर, और ये है रेडियस। ठीक, ये तो ये R वेक्टर हो गया। आपको पता है रेडियस के यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पार्टिकल है और ऊपर की ओर यानी इस साइड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हम टेंजेंट बनाएंगे और इस पर एक ये लगा देंगे एरो, तो ये हो गई वेलोसिटी, और इस पर 90 डिग्री का एंगल होगा। ये चीज़ अभी अभी जस्ट मैंने समझाया था कुछ देर पहले। एक तो R और V में 90 डिग्री का एंगल, ये तो देख रहा है, V और R में 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक, अब ओमेगा क्यों परपेंडिकुलर होगा? क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है और ये है एक्सिस। ठीक, ये एक्सिस है, तो ओमेगा एक्सिस जो ये V है ना, आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा है, ये उसी प्लेन में है जिसमें R है। जैसे एक बार फिर से विजिबल कराते हैं आपको, जैसे ये R है तो V जो है ये इसी प्लेन में है जिसमें R है। अब हो सकता है आपको थोड़ा विजिबल हो रहा हो। ठीक, ये भी लेटा हुआ है, जैसे अगर ये है अगर R, तो एक सेकंड दूसरी पेन कहाँ गई, तो ये है V। ठीक है, ऐसे है V परपेंडिकुलर, ये R है और ये V है, लेटा, दोनों लेटी हुई है, ये पेन भी लेटी हुई है, ये पेन भी। अब एक तीसरी पेन लेते हैं जो कि यहाँ सेंटर पे लगेगी और ये उठी हुई होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये इससे 90 डिग्री भी बनाएगा, इससे भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, ये उठा हुआ है, ऊपर की ओर है, तो इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यही चीज़ इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इससे 90 डिग्री बनाएगा, फिर जब इस पर हमारा ओमेगा आएगा, मान लीजिए ओमेगा ये है, तो ये R से भी 90 डिग्री बनाएगा और V से भी 90 डिग्री बनाया हुआ है, क्योंकि V जो है लेटा हुआ है इस टाइप से, ये V है, ये R है, और जो ओमेगा है वो ऐसे उठा हुआ है। ठीक, इस टाइप से है। तो उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, V परपेंडिकुलर टू ओमेगा परपेंडिकुलर टू R। डायमेंशन जो होता है T की पावर -1 होता है। ठीक, क्योंकि रेडियन पर सेकंड है, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, रेडियन डायमेंशन लेस होता है, सेकंड का डायमेंशन टाइम होता है।
तो क्या हो जाएगा 1 टाइम जो कि टी पावर -1 आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। जैसे आपको पता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, अगर ये किसी भी थीटा के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लें तो जो टाइम होता है वो टी कैपिटल हो जाएगा, लेकिन जो थीटा है वो 2 पाई हो जाएगा। यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि अगर एक राउंड हम मान लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा थीटा, ठीक। तो थीटा की जगह हमने रख दिया 2 पाई, ओमेगा ओमेगा, थीटा की जगह 2 पाई, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। इसको आपको ध्यान में रखना है कितनी मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए, ये है। अब सिंस टी इक्वल टू 1/f, टाइम इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है, तो ओमेगा इक्वल टू ये टाइम जो है इसको 1/t के हिसाब से फ्रीक्वेंसी हमने बना दिया, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f हो जाएगा, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, टाइम दिया है तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों हो गया आपका, हाँ, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी और टाइम में मतलब रिलेशन। अब बारी आती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो फिलहाल एंगुलर एक्सेलरेशन अगले वीडियो में करते हैं, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।